गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी लर्नर्स का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भाग 1 में BECC 131 में आज हम लोग ब्लॉक 1 प्रथम के यूनिट 2 इकाई 2 का जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें मांग का सिद्धांत एवं मांग की लोच विषय पे हम बात करेंगे। इसमें उद्देश्य, विषय प्रवेश, मांग की प्रकृति, मांग के निर्धारक, उपभोक्ता की मांग के निर्धारक, बाजार की मांग के निर्धारक, मांग का नियम, मांग की अनुसूची, मांग वक्र दाहिने ओर ढलवा क्यों होता है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, मांग की लोच की अवधारणा, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की तिरछी लोच या प्रतिलोच के विषय में पढ़ेंगे। मांग की कीमत लोच का मापन कैसे किया जाए, मांग की कीमत लोच के निर्धारक तत्व कौन से हैं, मांग की कीमत लोच का महत्व क्या है, इस विषय पे हम आज इस स्वयं प्रभा के लाइव एकेडमिक काउंसलिंग क्लास में विस्तृत से बात करेंगे। जब हम इस इकाई का अध्ययन कर लेंगे तो हम सक्षम होंगे कि मांग और इच्छा के बीच किस प्रकार से भेद कर सकते हैं। मांग अनुसूची, मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम को समझ पाना, एक ही मांग वक्र पर खिसकना और मांग वक्र के खिसकने की पहचान कर पाएं, मांग की विभिन्न प्रकार की लोच और उनके मापन के विभिन्न तरीकों को हम समझ पाएं, मांग की लोच की अवधारणा की जो एक महत्व है, इसके विषय में विस्तृत से जानकारी हासिल कर सकें। अगर देखा जाए तो मांग का नियम और मांग का सिद्धांत यह व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक रूप से धुरी होती है। मानवीय आवश्यकताओं की संपूर्ति सभी उत्पादक आर्थिक गतिविधियों का मूल ध्येय और लक्ष्य होता है। यह हम सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, इसको बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, इसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, और अगर उसको पूर्ति कोई कर सकता है तो तमाम प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन्हीं के द्वारा ही हो सकता है। इच्छा तो उपभोक्ता की किसी वस्तु के पाने की कामना मात्र है। यदि उस कामना के साथ साथ उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है, उसकी खरीदने की तत्परता का भी जो है संयोग हो जाए, तब वह एक आवश्यकता का रूप धारण कर सकती है। सिर्फ इच्छा का होना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र में पर्याप्त नहीं है। इच्छा के साथ साथ क्रय शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। इससे आगे चलकर जब वो उपभोक्ता किसी वस्तु की निश्चित मात्रा बाजार कीमत पर खरीदने को तत्पर होता है तो वह उसकी मांग कहलाती है। हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता जब भी बाजार से एक निश्चित कीमत पर कोई भी वस्तु खरीदने के लिए तत्पर है और एक निश्चित समयावधि में, निश्चित मात्रा में, और उस निश्चित मात्रा का जो है एक निश्चित मूल्य पे अगर उसके पास एक विलिंग पावर होता है कि इसको क्रय करेगा और क्रय शक्ति के साथ, तो हम कहेंगे कि यह जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग है। यहाँ पर पर्याप्त क्रय शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम मांग की प्रकृति की बात करें तो मांग होती कैसी है, किसको हम कहेंगे कि यह मांग है, किसको कहेंगे यह मांग नहीं है। तो मांग की गई मात्रा के विषय में 3 बातों पर सदा ध्यान
रखना चाहिए। माँग की गई जो मात्रा है, जैसे कोई भी वस्तु जब बाज़ार में माँगी जाती है, तो उसके विषय में 3 बातों पर सदा ध्यान रखना चाहिए। प्रथम है, माँग की मात्रा वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता खरीदना चाहता है। तो जो फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है माँग की प्रकृति के साथ, वह है माँग की मात्रा। माँग की मात्रा बहुत ही जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर माँग की मात्रा नहीं है, जैसे अगर आप 5 दर्जन केला खरीदते हैं, तो यह मात्रा को इंगित करती है। आप 1 टन कोयला खरीदना चाहते हैं, तो यह माँग की मात्रा को इंगित करती है। तो प्रथम जो है वह माँग की मात्रा, वह मात्रा जिसे उपभोक्ता खरीदना चाहता है, यह बहुत ही आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि वह इस मात्रा को खरीद पाने में सफल भी हो। अतः माँगी गई मात्रा खरीदारी की इच्छा है और खरीदी गई मात्रा को वास्तविक खरीदारी कहते हैं। जो विलिंगनेस है, जो वस्तु को क्रय करने की जो मात्रा एक उपभोक्ता के द्वारा बताई जा रही है, वह तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इच्छा है। लेकिन जब इच्छा क्रय शक्ति के साथ उसको अंतोगत्वा खरीद लिया जाता है, तो उसको हम कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि यह वास्तविक खरीदारी है। दूसरा जो माँग की प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वह है माँगी गई मात्रा एक प्रवाह चर है। यह प्रति इकाई समय के अनुसार किसी अवधि के लिए मापी जाती है। यदि हम कहें कि संतरे की माँग 10 इकाई है, तो हमारा अभिप्राय 10 संतरे प्रतिदिन या प्रति सप्ताह से ही होगा। माँगी गई मात्रा जो है एक प्रवाह चर है और यह जो है एक समयावधि को भी इसको इंगित करना है। जैसे अगर हम कहें 5 दर्जन केले की माँग है, तो 5 दर्जन केले की माँग प्रतिदिन है, प्रति सप्ताह है या कितने समयावधि के लिए है। माँग की प्रकृति में यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितने समयावधि के लिए यह माँग की गई है, किस समयावधि के अंतर्गत की गई है। जैसे अगर हम कहें कि संतरे की माँग 10 इकाई है, तो हमारा प्राय 10 संतरे प्रतिदिन या प्रति सप्ताह से ही होगा या इसमें कोई परिवर्तन है, तो उसको भी हमको बताना होगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, माँगी गई मात्रा तभी आर्थिक दृष्टि से सार्थक होती है, जब उससे जुड़ी कीमत भी बताई गई हो। माँगी गई मात्रा तभी आर्थिक दृष्टि से सार्थक होगी, जब उससे जुड़ी कीमत भी बताई गई हो। दूसरे शब्दों में 10 इकाई संतरे प्रति सप्ताह की माँग को सार्थक होने के लिए उनकी प्रति इकाई कीमत स्पष्ट करना भी आवश्यक है। अधिक स्पष्ट शब्दों में रुपया 100 प्रति दर्जन कीमत पर 10 संतरे प्रति सप्ताह की माँग एक सार्थक आर्थिक कथन होगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में माँग की प्रकृति को अगर हमें अच्छे से समझना है, तो माँग की मात्रा कितनी है, माँग की गई जो वस्तु है वह कितने समयावधि में है और माँग की गई वस्तु की जो है वह कीमत क्या है, इसके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। माँग के निर्धारक कौन से हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माँगी गई वस्तु जो है यह कैसे एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री को यह ज्ञात करना होगा कि जो वस्तु वस्तु माँगी जा रही है, वह वस्तु किन-किन विविध कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। यह हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उपभोक्ता की माँग के जैसे माँग के निर्धारक को अगर जानना है, तो आपको उपभोक्ता की माँग के निर्धारक को जानना होगा। एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की माँग की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है। ये इस प्रकार हैं, पहला संबद्ध वस्तु की कीमत क्या है? दूसरा, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत क्या है? तीसरा, उपभोक्ता की आय क्या है? और उपभोक्ता की अभिरुचियाँ क्या हैं? अगर हम 4 जो है इन
4 महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम देखें, तो निश्चित उपभोक्ता की माँग के निर्धारण में हमें बहुत ही सहायता मिलती है कि जो एक उपभोक्ता जिन वस्तुओं को की माँग करता है, वह माँग किन-किन चीज़ों पे निर्धारित है। उसमें एक तो संबंध वस्तु की कीमत, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की अभिरुचियाँ, यह जो है महत्वपूर्ण होती हैं। आइए माँग के निर्धारक में उपभोक्ता की माँग के निर्धारक जो होते हैं, इनके विषय में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। अ, यदि हम देखें तो जब भी कोई व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों के विविध विचार पे हम चर्चा करते हैं, तो अर्थशास्त्रियों की जानी-मानी एक बहुत ही बड़ी आप हर जगह देखेंगे लिखा होता है कि अन्य बातें स्थिर या पूर्ववत रहने की मान्यता। मतलब कि बहुत सारे इकोनॉमिकल जो पैरामीटर्स हैं, जो आर्थिक जो एक महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें कोई भी फेर-बदल करने की बात नहीं की जाती है। माँग के संबंध में अगर हम बात करें, तो किसी भी वस्तु की जो अपनी कीमत होती है, किसी वस्तु की माँग की मात्रा के उसके विभिन्न निर्धारकों के साथ संबंध इस प्रकार है। वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु की कीमत का उपभोक्ता के द्वारा उसकी माँगी गई मात्रा पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। कि स्पेसिफिकली अगर हम देखें विशेष रूप से जो उपभोक्ता किसी वस्तु की माँग कर रहा है, उसकी उस वस्तु की कीमत क्या है? उस सेवा की कीमत क्या है? सामान्यतः यदि कीमत अधिक हो, तो माँगी गई मात्रा कम रहती है। हम माँग का नियम नामक इस संकल्पना पर डिस्कस करें कि जैसे अगर किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य अगर ज़्यादा होगा, तो उसकी माँग प्रायः कम होगी और वस्तु और सेवाओं का अगर मूल्य कम होगा, तो उसकी जो माँग है, वह बाज़ार में जो है निश्चित बहुत ज़्यादा होने की संभावनाएँ होती हैं। इसको हमारे जो लर्नर्स हैं, इसको अपने व्यावहारिक जीवन में भी प्रायः देखते होंगे। जैसे शीत ऋतु में जो बहुत सारे सब्जियाँ होती हैं, जिनका उत्पादन प्रचुर मात्रा में किसानों के द्वारा किया जाता है। जब मार्केट में, बाज़ार में उनकी आपूर्ति ज़्यादा होती है, तो निश्चित थोड़ा मूल्य कम होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक जो है आज बाज़ार है, तो हम प्रायः उसका क्रय ज़्यादा करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे किसानों के द्वारा उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन कम किया जाता है और वह वस्तु बाज़ार से लगभग कम होने लगती है, तो उसके मूल्यों में वृद्धि होती है। तो उपभोक्ता की आय का आकार अगर हम बात करें, तो उपभोक्ता की आय का भी उसकी माँग पर बहुत प्रभाव पड़ता है, कि आपकी इनकम क्या है? जो हमारा कंज़्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, इसकी इनकम क्या है? आप सभी जानते हैं अगर उपभोक्ता की आय अच्छी होगी, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की माँग करेगा। वह अपने विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए ज़्यादा माँग करेगा। लेकिन अगर उसकी आय कम है तुलनात्मक रूप से दूसरों के, तो वह माँग भी तुलनात्मक रूप से कम करेगा। सिर्फ़ उन्हीं वस्तुओं की माँग करेगा जो अति आवश्यक है। जैसे हम सभी जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जितनी भी आर्थिक क्रियाएँ हैं, यह सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों के जो है चारों तरफ घूमती हैं। एक होती है नीड और एक होती है वांट। तो अगर हम देखें, तो अगर आपके पास आय कम है, तो आप नीड तक ही जो है सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी आय है, तो आप वांट तक पहुँच जाएँगे। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से किसी वस्तु की माँग में वृद्धि होती है, तो उस वस्तु को सामान्य वस्तु की संज्ञा दे देते हैं। इसके विपरीत भी स्थिति उत्पन्न होती है। आय में वृद्धि के कारण माँग में कमी होने पर हम उस वस्तु को ही निकृष्ट वस्तु कह देते हैं।
मान लीजिए कि अगर आपकी आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन आप उस तुलना में जो है स्पेसिफिक वस्तु की माँग को बढ़ाते नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि यह वस्तु निकृष्ट वस्तु है। जैसे आप देखते होंगे कि ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों इनका जब मूल्य बाज़ार में कम भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता उसको बहुत ज़्यादा खरीदने लगता है, बल्कि उसका मूल्य अगर कम होता है और जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, अगर इसकी आय में वृद्धि होती है, तो वह और अच्छी चीज़ों के क्रय की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर इन वस्तुओं की कीमतों के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो किसी भी वस्तु की माँग की जो मात्रा होती है, वह अन्य वस्तुओं की कीमतों उस पर अन्य वस्तुओं की कीमतों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको अगर चाय और कॉफ़ी में लीजिए, अगर आज बाज़ार में कॉफ़ी का मूल्य कम हो जाए, तो निश्चित जितनी ज़्यादा चाय बिकती है, लगभग उतनी मात्रा में कॉफ़ी भी बिकने लगेगी। तो यह प्रायः होता है कि किसी वस्तु की माँग की मात्रा पर अन्य वस्तुओं की कीमतों का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे अम, संपूरक वस्तुएँ हैं और प्रतिस्थापक वस्तुएँ। इन 2 वस्तुओं के विषय में हमें जानना होगा। संपूरक वस्तुएँ उन्हें कहते हैं जिनकी उपयोगिता दोनों वस्तुओं की एक साथ सुलभता पर निर्भर करती है। कॉम्प्लीमेंट्री जो जो वस्तुएँ हैं, इसको संपूरक माने जब एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु के साथ उपयोग करेंगे, तभी वो संपूर्ण होती है। तो इसका मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में पेट्रोल और डीज़ल की आवश्यकता है। तो जब-जब गाड़ियों की कीमत बढ़ती है, तो आप देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीज़ल की कीमत बढ़ती है। आप पेन ले लीजिए, पेन में रिफ़िल ले लीजिए, तो अगर पेन की कीमत बढ़ती है, तो रिफ़िल की बढ़ती है। तो यह जो है एक संपूरक वस्तुएँ हो गईं। तो प्रायः यह देखा गया कि संपूरक वस्तुओं में जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है, तो दूसरी वस्तु का भी मूल्य लगभग बढ़ता है, प्रायः बढ़ता है। लेकिन जब हम प्रतिस्थापक वस्तुओं की बात करें, तो प्रतिस्थापक वस्तुएँ उन्हें कहते हैं, जिनका प्रयोग किसी वस्तु के स्थान पर आसानी से हो सकता है, प्रतिस्थापित करके जब हम कोई अ उपयोग कर लें। इसीलिए किसी वस्तु की माँग का उसके प्रतिस्थापन की कीमत से प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रतिस्थापन मतलब अगर आप एक्स वस्तु की जगह वाई को उपयोग में लाते हैं, तो हम कहेंगे कि यह प्रतिस्थापन वस्तुओं का उपयोग हमने किया। तो इस पे भी ये डिपेंड करता है कि अगर एक्स वस्तु और वाई वस्तु 2 वस्तुएँ हैं और एक्स वस्तु की कीमत कम है, तो वाई वस्तु उसके प्रतिस्थापन में यूज़ हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा है, तो एक्स वस्तु का ही हम ज़्यादा उपयोग करेंगे। कुछ मामलों में अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर किसी वस्तु की माँग में वृद्धि होती है, तो किसी वस्तु की माँग में कमी होती है। कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रायः हम जो अपने बाज़ार है, इसको अगर हम देखें, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो माँग का नियम है, वह उसी प्रकार से चले कि अगर कीमत कम है, तो माँग ज़्यादा होगी और कीमत ज़्यादा है, तो माँग जो है, वह कम होगी। तो कई बार इसका जो है विपरीत स्थिति भी हमको मार्केट में देखने को मिलती है। अ जो है जिसको जो प्रायः बहुत रेयर होती है। यह पहली प्रकार की वस्तु एक प्रतिस्थापक है और दूसरी प्रकार की वस्तु जो होती है वह संपूरक है। संपूरक वस्तुएँ और प्रतिस्थापक वस्तुएँ। चाय और कॉफ़ी यह प्रतिस्थापक होते हैं, क्योंकि अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप कॉफ़ी नहीं पिएँगे, कॉफ़ी पी रहे हैं तो चाय नहीं पिएँगे, अगर पिएँगे भी तो आप दोनों अलग-अलग जो है समय उपयोग करते हैं। तो अगर आज हमारे भारतीय बाज़ार में अगर कॉफ़ी का जो कीमत है, मूल्य है, अगर इसको कम कर दें, तो लोग प्रायः चाय की जगह कॉफ़ी उपयोग करने लगेंगे। तो कार और पेट्रोल का मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। पेन है और उसकी जो रिफ़िल होती है, स्याही को भी हम संपूरक कह सकते हैं। तो संपूरक वस्तुओं में जो दोनों वस्तुएँ हैं, उसमें प्रायः देखा गया कि लगभग अगर एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है, तो दूसरी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है
और प्रतिस्थापक वस्तुओं में प्रायः यह देखा जाता है कि अगर प्रतिस्थापक 2 वस्तुएँ हैं, तो जिस वस्तु का मूल्य कम होता है, उसकी माँग बढ़ जाती है। तो यह हमें बहुत ही व्यष्टि अर्थशास्त्री के रूप में यह जानना बहुत ही अच्छा है कि दोनों के नेचर क्या हैं, दोनों कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि आप जब व्यष्टि अर्थशास्त्री के रूप में किसी भी आर्थिक संस्था में चाहे वह माँग को निर्धारित करने के लिए, मूल्य को निर्धारित करने के लिए बहुत ही अहम जो है बहुत ही जिसको कहें हम कि अहम जगह पे बैठे होते हैं, तो उस समय आपको इन सब विषयों का बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बात करें उपभोक्ता की अभिरुचि के विषय में, उपभोक्ता की अभिरुचियाँ भी उसकी माँग को प्रभावित करती हैं। इंटरेस्ट क्या है? यदि उसे कोई वस्तु रुचिकर लगने लगे, तो वह उस वस्तु का अधिक उपयोग करने लगता है। यह प्रायः हम देखे हैं कि जब आप जो वस्तु आपको प्रिय लगती है, जैसे मान लीजिए आप फल को लीजिए, अगर अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो जो फल आपको अच्छा लगता है, आप बार-बार उसको परचेज़ करते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर एक सर्वे किया जाए कुछ लोगों का कि ये कितना डिमांड करते हैं किस फ्रूट का, तो ये पाया जाएगा कि उसकी रुचि बहुत ज़्यादा उस डिमांड को प्रभावित कर रही है। तो उपभोक्ता की रुचि का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कौन-सा उपभोक्ता जो है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है? वह किस प्रकार की चीज़ों को क्रय करने में रुचि लेता है। जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि समाज में जैसे बहुत जो जिनके पास इनकम अच्छी है, वह प्रायः जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें मार्केट में आती हैं, चाहे वह मोबाइल हो, चाहे वह आपकी गाड़ियाँ हों, चाहे वह किसी प्रकार की ज्वेलरीज़ हों या कोई भी चीज़ आती है, वो उसको क्रय करने में अपने को सबसे अग्रिम पंक्ति में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें क्या आ रही हैं और उनको समाज में जो है एक लाइफ़स्टाइल जो है ट्रेंड सेटर के रूप में भी माना जाता है। तो उपभोक्ता की अभिरुचियाँ भी उसकी माँग को प्रभावित करती हैं। यदि उसे कोई वस्तु रुचिकर लगने लगे, तो वह उस वस्तु का अधिक उपयोग करने लगता है और सामान्यतः आम जो नागरिक हैं, आम लोग होते हैं, उनके साथ भी यह है। उसकी रुचि क्या है? उसकी अभिरुचि क्या है? तो इंटरेस्ट का होना किस चीज़ में इंटरेस्ट है, यह बहुत ही ज़रूरी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री को इसको अच्छे से ध्यान देना होगा कि कौन-सा उपभोक्ता किस चीज़ में ज़्यादा रुचि ले रहा है। उदाहरण लें अगर उपभोक्ता को रंगीन टेलीविज़न अच्छा लगने लगा तो वह इसकी कीमत बढ़ने पर भी खरीदारी को कम नहीं करेगा क्योंकि वह इंटरेस्ट है। यह रंगीन टेलीविज़न की माँग वस्तुतः जो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न की माँग को विस्थापित करते हुए उत्पन्न हुई है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो कलर टीवी है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, मनोरंजन और जो है तमाम प्रकार से अपडेट देना। तो लेकिन अब अगर कोई उपभोक्ता जिसको इंटरेस्ट जो है कलर टीवी में है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में है, तो वह जो है कलर टीवी में है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का परचेज़ नहीं करेगा। और ऑटोमेटिकली जो रुचि है वह कलर टीवी की है और मार्केट में उसके डिमांड बढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं बाजार की माँग के निर्धारक क्या हैं? तो ये उपभोक्ता की माँग के निर्धारक की हम बात कर रहे थे। पहली चीज़ हमको ये जानना चाहिए कि जो बाजार का माँग होता है, यह कोई अलग से नहीं है। जब सभी उपभोक्ताओं के माँग को क्लब कर दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, तो वही बाजार की माँग के निर्धारक होते हैं। तो वैसे तो एक व्यक्ति की माँग के निर्धारक, बाजार माँग के निर्धारक भी होते हैं, किंतु बाजार के संदर्भ में कुछ अन्य कारकों को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें से जो प्रमुख हैं, उन पे हमें चर्चा करना होगा। जैसे जो बाजार के माँग के निर्धारक हैं, उसमें जनसंख्या का आकार है। अन्य कारक अपरिवर्तित रहते हुए यदि जनसंख्या अधिक होगी, तो माँग की मात्रा अधिक होगी।
यह जनसंख्या का आकार और स्वयं अनेक कारकों पर निर्भर करता है। द पॉपुलेशन का साइज क्या है? मोर पॉपुलेशन, मोर डिमांड। जनसंख्या ज़्यादा है तो जो है सामान, जो वस्तु है, सेवाएँ हैं, इनकी माँग ज़्यादा होगी। आप देखते होंगे कि आज का जो युग है, वह रिटेल मार्केटिंग का है। रिटेल मार्केटिंग का इसलिए है कि जो एक जनसंख्या है, वो ज़्यादा है। कुछ लोगों को जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह उनको उपलब्ध करा पाते हैं और अल्टीमेटली देखते हैं तो ओवरऑल जो डिमांड होती है, वह कुछ ज़्यादा ही होती है। चीज़ें बिकती ज़्यादा हैं। तो आय का वितरण और आवंटन, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कारक है। अ, यह निश्चित एक कठिन संकल्पना है कि आय का वितरण और आवंटन, सीधे शब्दों में यदि हम कहें तो राष्ट्रीय आय देश के घटकों की वर्ष भर की साधन आय का योग होता है, कि धनकों और निर्धन वर्गों के बीच जो है विभाजन का मामला है। मतलब जो लोग ज़्यादा जिनके पास आय है वे धनी हैं और जिनके पास बहुत कम आय है निर्धन हैं। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका डिमांड कैसा हो रहा है। जो लोग धनिक वर्गों से हैं वे हमेशा ज़्यादा जो है डिमांड के फ़ेवर में होते हैं। उनका ये मानना है कि अगर हम चीज़ों को अच्छे से डिमांड नहीं करेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड माइंडसेट के होते हैं। लेकिन निर्धन वर्ग के बीच अगर हम बात करें तो प्रायः वह बाज़ार में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही डिमांड पे बल देते हैं। इसके अतिरिक्त तो बहुत ज़्यादा ना तो उनके पास धन होता है और ना ज़्यादा उनके पास रुचि होती है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम कहें तो आय का वितरण और आवंटन, यह आपके माँग को प्रभावित करता है। इस आय के विभाजन में जितनी अधिक विषमताएँ होंगी, उतनी अधिक धनिकों को प्रिय वस्तुओं की बाज़ार माँग भी होगी। ये वस्तुएँ कार, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि भी हो सकती हैं। यदि आय के वितरण में विषमताएँ कम हों, तो वहाँ अपेक्षाकृत कम धनिकों की आवश्यक वस्तुओं की माँग अधिक होती है। इनके उदाहरण हैं गेहूँ, चावल, पंखे, बाइसिकल आदि। एक और बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि माँग को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को माँग फलन में शामिल नहीं किया जाए, या प्राचलों के आकलन में कुछ त्रुटियां रह जाएं, तो मांग फलन मांग का सटीक पूर्वाकलन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जब भी हम मांग को निर्धारित करने के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से सभी चीजों को उसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए।